हेलो बच्चों। तो क्लास नाइन्थ सोशल साइंस का चौथा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ठीक है, क्लास नाइन्थ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 3 और वीडियो हो चुकी है। ठीक है, इस पूरे सीरीज में बच्चों आप लोग का 280 प्लस क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का 280 प्लस क्वेश्चन करवाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, जिसमें से 3 वीडियो में हम लोग को 1 से लेकर 210 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 वीडियो में। ठीक है, आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों 211 क्वेश्चन से लेकर के 290 क्वेश्चन तक का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पूरे दिल थाम के बैठे रहिए बच्चों और सारे क्वेश्चन को देखिए और समझिए। सिर्फ बैठे ना रहिए, पूरा समझना भी है, याद भी करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? ठीक है, जेनेवा, वॉल स्ट्रीट, संघाई, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है बच्चों, शेयर मार्केट, वो आपका वॉल स्ट्रीट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल में हम लोग देखते हैं। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? ठीक है, सम्राट, जार, पुतिन या शक? ठीक है, तो रूस के शासक को जार बोला जाता था बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? ठीक है, रूसो, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, लेनिन, नेपोलियन? ठीक है, तो जैकोबिन क्लब का जो नेता थे बच्चों वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 18 जून 1914, 1 अगस्त 1914, 25 जून 1914, 1 जुलाई 1914? तो जो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना बच्चों, ये हुआ था 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक का हुआ था बच्चों। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पे देखिए 28 जुलाई आपका कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 28 जुलाई इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ मिसप्रिंट किया हुआ है, लेकिन आपका एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगला सवाल में। 5 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? 1925, 1927, 1930, 1935? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो रूस की यात्रा पे 1930 ईस्वी में गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वन अधिनियम बना कब? बना बच्चों भारतीय वन अधिनियम? 1860, 1863, 1864, 1865? तो भारतीय जो वन अधिनियम बना बच्चों वो आपका बना 1865 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? ठीक है, 1765, 1830, 1864, 1857? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 1864 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और किसके द्वारा की गई? तो ब्रैंडिस द्वारा। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल, वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल है। ठीक है, तो नगदी फसल इसमें क्या क्या है बच्चों? जूट, कपास, गन्ना, उपरोक्त सभी? तो नगदी फसल है जो बच्चों ये सभी है, जूट भी है, कपास भी है और गन्ना भी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ठीक है, मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939, अक्टूबर 1939? ठीक है, तो हिटलर की सेनाओं पोलैंड पर कब आक्रमण किया बच्चों? तो सितंबर 1939। कितने सितंबर बच्चों? तो 1 सितंबर। ठीक है, याद रखना 1 सितंबर 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह,
मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो सिंधु कान्हू जो कि थे बच्चों ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है बच्चों? भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय द्वीप समूह। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप के नाम से प्रायद्वीप पठार को जाना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ठीक है, देखिए पिछले सेट में भी, पिछले कुछ वीडियो में आप लोग को ये बता चुके थे बच्चों, पिछले पार्ट वाले वीडियो में भी। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। हाँ, क्या लिखा है बच्चों? अलकनंदा भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है बच्चों ये एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, वो देवप्रयाग में निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ पे? देवप्रयाग में मिल करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो बच्चों कर्क रेखा हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से। उड़ीसा जो से है जो बच्चों ये यहाँ से गुजरती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? ठीक है, तो 1952, 1971, 1981, 2000 ईस्वी में बताना है आपको बच्चों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? तो ये बना 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद करते जाइएगा बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक एक ठोक दीजिएगा। ठीक है, स्पीड में ठोक दीजिएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखो। महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? मानसूनी वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो महोगनी जो है बच्चों ये आपका किस वन से का प्रमुख वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है बच्चों। ठीक है, 80 क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो अभी हम लोग 17 में हैं। हाँ देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो मानसून शब्द जो है बच्चों ये अरबी भाषा की उत्पत्ति से बनी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो बच्चों काल वैसाखी जो है पश्चिम बंगाल से संबंध है। ठीक है, इस राज्य से। काल वैसाखी क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? मूसलाधार बारिश होता है इस टाइम। ठीक है, और ये कब होता है? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल के मध्य ही में ही होता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल के मध्य में काल वैसाखी। इसमें क्या होता है? हल्का हल्का बारिश आता है, हल्का हल्का तूफान आता है, और ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से है। और केरल में पता है, केरल में बच्चों इसको कॉफ़ी सावर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, कॉफ़ी सावर के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी सावर, केरल में काल वैसाखी को कॉफ़ी सावर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? इंदिरा बिंदु 1984, 2000, 2002, 2004 में। ठीक है, तो बच्चों इंदिरा बिंदु जो है ये 2004 में जलमग्न हो गया, मतलब खत्म हो गया। इंदिरा बिंदु भी कोई स्थान था, ये भी खत्म हो गया 2004 ईस्वी में। ठीक है, सुनामी के कारण। चलिए 20 नंबर सवाल देखो। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो 2001 के अनुसार बच्चों आप लोग को बताना है। ठीक है, 946, 861, 930, 933। तो 2001 में की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो था बच्चों 930 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 21 नंबर। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बच्चों? अप्रैल 1947, दिसंबर 1945, दिसंबर 1946, मई 1946। तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी बच्चों दिसंबर 1946 में। कितना दिसंबर बच्चों? तो 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल।
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, फिर प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ठीक है, उनकी सहायता लेते हुए मंत्रियों को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, वीपी मंडल, देवीलाल चौधरी, पीवी नरसिम्हा राव और रामविलास पासवान। तो बच्चों दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता जो की थी वो वीपी मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। हाँ 24 नंबर, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह, सुशील मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो आप लोग को पता है, हमारा बीएम कौन है जी? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री कौन है बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना है, इन्हीं चार में से एक ऑप्शन है। ठीक है, गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री कौन है हमारा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल, संविधान कब बना? तो संविधान कब बना बच्चों? 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो संविधान कब बना बच्चों आप लोग को बताना है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और ये कब लागू हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बना कब? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 26 नंबर में, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक बनता है न्यायपालिका। ठीक है, कानून। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। 27 नंबर सवाल, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? ठीक है, तो कृषि पर कितने लोग? 75% लोग बच्चों। तीन हिस्सा लोग कृषि पे निर्भर थे, बाकी लोग जो थे 25% जो बच गया ये गैर कृषि पे निर्भर थे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 80 वर्ष, 15 से 75 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 15 से 40 वर्ष। तो एक देश की श्रम शक्ति जो है बच्चों वो 15 से 59 वर्ष तक है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास, इनमें सभी। तो हरित क्रांति जो बच्चों ये कृषि से रिलेटेड था, कृषि में विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखो, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, क्या होती है बच्चों? अधिनायक यंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। ठीक है, तो जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है, मतलब लोगों के जो चुनते हैं, ठीक है, तो वो लोकतंत्र में होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल है बच्चों, वह देश जहां सन 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था? नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो बच्चों 1958 और 1961 के दौरान जो अकाल पड़ा था वो चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 32 नंबर में, वर्ष 2011 में वर्ष में निर्धन लोग कितने थे? ठीक है, तो 15 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, 37 करोड़। ठीक है, तो 2011 में निर्धन लोग, गरीब लोग जो थे बच्चों 27 करोड़ लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल में। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 1960, 1950, 1970, 1980। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है बच्चों ये 1960 के दशक के आसपास की गई। ठीक है, 1960 में इसके हरित क्रांति की शुरू हुई। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और हरित क्रांति का संस्थापक किसको माना जाता है बच्चों? वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप कहीं से भी सर्च करो या फिर कहीं से पूछो या सर से पूछो या किसी से पूछ करके आपको कमेंट करके बताना है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रायगंज
पालमपुर से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है बच्चों? तो ये है आपका 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 35 नंबर में। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो जो शिक्षा में खर्चा किया और स्वास्थ्य में, ठीक है, निवेश मतलब होता है खर्चा करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो देश खर्चा किया वो क्रांतिकारी बना या विकसित बना, परोपकारी या अविकसित? तो जो बच्चों शिक्षा में पैसा खर्च करता है जो देश और स्वास्थ्य के लिए खर्चा करता है वो विकसित देश बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? ठीक है, तो 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400, 2500 कैलोरी। ठीक है, तो भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है बच्चों? तो 2100 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? मशीन, उत्पादक, मानव पूंजी, प्रशिक्षण। ठीक है, तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो प्रशिक्षण बच्चों, ट्रेनिंग जो है इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो 450 बच्चों। ठीक है, 450 लोग रहते थे पालमपुर गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को कितने अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो बच्चों 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा के अंदर, ठीक है, जो भी व्यक्ति है गिरफ्तार किया गया या फिर हिरासत में लिया गया उसको 24 घंटा के अंदर जो निकट के मजिस्ट्रेट है उनके सामने पहुंचाया जाता है बच्चों, उनके सामने, उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल। सरकार का प्रमुख नेता कौन होता है? तो सरकार का जो प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से 40 तक। अब हम लोग एक और 40 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 210 से 250 तक का कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप 251 से हम लोग कंप्लीट करेंगे 290 तक। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों, सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, क्या है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो बताना है बच्चों फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1749। ठीक है, 79 और 89 में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बच्चों। ठीक है, 89, 79, 69। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसको किसको प्रॉब्लम होता है ये 89 और 79 में, ये भी कमेंट करके थोड़ा बोलना। ठीक है, हाँ थोड़ा देखता हूँ कि और भी कितने लोग हैं ऐसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टाइद क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। तो जो टाइद है बच्चों ये धार्मिक कर है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? सामंत, पादरी, सर्वहारा, स्टेट। तो बच्चों स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मर्सिले क्या है बच्चों? रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान या फिर भारत का राष्ट्रगान? तो मर्सिले जो है बच्चों, मार्सिले वो फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, गा नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं राष्ट्रीय गीत भी लिखता है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रांस को लेकर के ही मारना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? ठीक है, 1774 ईस्वी में तो लुई 16वां था बच्चों उस टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? संपन्न यानी अमीर किसान बच्चों। अमीर किसान को क्या बोला जाता था? सामंत, पादरी, मसाई, कुलक। तो कुलक बोला जाता था बच्चों, कुलक। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 57 नंबर। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एक जादूगर, एक बहादुर महिला, एक अनपढ़ किसान, एक शिक्षिका। ठीक है, तो मार्फा वार्सिलेवा जी थी बच्चों, एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा?
तो पेरिस, मास्को, काखा दोनों पेट्रोग्राद। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा बच्चों पेट्रोग्राद, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो 1917 में जारशाही पतन की घटना को बच्चों अक्टूबर क्रांति बोला जाता है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लांक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एलेंस। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे बच्चों वो कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 में क्या लिखा हुआ है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का कुल भूभाग कितना क्षेत्रफल है बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 पूर्व, ठीक है, 68 7 पूर्व, 82.30 पूर्व। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर जो है बच्चों वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो उत्तराखंड से भी तो लगता ही है नेपाल का, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, लेकिन झारखंड से बच्चों नेपाल का जो है सीमा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। भारत का भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भाग में विभाजित किया जाता है बच्चों? कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, थोड़ा कमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा कमेंट करके बताओ कितने लोग एक्टिव है, थोड़ा ये भी समझ में आ जाना चाहिए ना हमको। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। ठीक है, तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है बच्चों वो कंचनजंगा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पलट सकता है। अगर भारत मान लो काट दिया, बोल दिया हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन भारत का जब पूछ देगा तो कंचनजंगा करना है। ठीक है, चूंकि आपको पता है बच्चों, ठीक है, कि जो माउंट एवरेस्ट है भारत में नहीं, वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो जब भारत पूछेगा तो कंचनजंगा करना, भारत जब नहीं पूछेगा, ठीक है, तब आप माउंट एवरेस्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर में। पूर्वांचल श्रृंखला की कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत, शिवालिक पर्वत। तो पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं बच्चों? शिवालिक पर्वत, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है, तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से जो घिरा हुआ है ना बच्चों, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे कि एक स्थल है और चारों साइड से समुद्र है, पानी पानी है पूरा, है ना, पानी पानी कर गई, है ना, तो पानी है चारों साइड, तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप में जो होता है बच्चों, जो समुद्र एक कोई स्थल है और उसके 3 साइड से जब पानी है तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, दोनों चीज़ को याद रखना। अगला देखते हैं हम लोग। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? भाबर, भांगर, खादर, तराई। ठीक है, तो बच्चों तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, भांगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति के भाग को प्रदर्शित करती है भांगर। ठीक है, चलो किस भाग के प्रदर्शित करती है? तो भांगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 269 में क्या लिखा हुआ है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है बच्चों वो गंगोत्री से होता है। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट करके कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है और वो कहाँ पे जाके गिरता है, वो भी आपको बताना है कहाँ जाके खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्मदा का आपको बताना है। ठीक है, हाँ, 70 का देखिए। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। तो डल झील जो है बच्चों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, और उलर झील भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, उलर झील, उलर झील भी आपका जम्मू कश्मीर है। उलर और डल आपको दोनों जो है जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसल है बच्चों। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य विशेषता गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार बाजरा में उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो हरित क्रांति का जो मुख्य विशेषता है बच्चों, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल में 273 में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना। नहीं, ये गलत बोल रहा है। बहुविधि मतलब कि बहुत सारे फसल को करना है ना। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल नहीं पैदा करना, ये भी गलत बोल रहा है। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुविधि का मतलब होता ही है, ठीक है, कि बहुत सारे विधि से आप लोग का फसल उपजाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अपनी जीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली, दूध का दुकान खोला गया। ठीक है, श्रवण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए आजीविका के लिए, ठीक है, अपने जीवन जीने के लिए श्रवण एक डेयरी का दुकान खोला है, वो गैर कृषि में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वो कृषि से रिलेटेड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। HIV का क्या तात्पर्य है? कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज बच्चों, हाइब्रिड बीज का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग को ज़्यादा उत्पादन करना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 276 में। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो सभी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं को शिक्षा देने की ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा देने पर ध्यान देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 277 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो उदाहरण है बच्चों, वो पशुपालन आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए कपड़ा बुनना ये सब तो आपका द्वितीय तृतीय में आ जाएगा, ये द्वितीय में आ जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना भी आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, ये तृतीय में आ जाएगा, ये तृतीय में आ जाएगा, ये तीसरा में आ जाएगा, ये तीसरा में आ जाएगा, ये आपका पहला में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो कोई खेत में 5 लोग काम कर रहा है और 2 लोग को हटा दे, बोले कि चल जाओ तुम लोग घर, अब नहीं काम करो तुम लोग। ठीक है, तो अब मान लो 3 आदमी काम कर रहा है वहाँ, और फिर भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, फिर भी जितना उत्पादन होना था उतना ही हुआ। ठीक है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न करती है? तो ये बच्चों आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करती है। क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये होता है ना बच्चों कि उसमें कम लोगों को काम होता है और लोग ज़्यादा लोग काम करते हैं, और ये अक्सर गांव में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो पता होगा कि गांव में वहाँ पे जैसे कि खेत वगैरह में 2 आदमी का काम है, तो वहाँ पे पूरे खानदान लेके चले गए हैं धान रोपने के लिए, है ना। वहाँ सारा चीज़ मतलब कि वहाँ पे 2 लोग का काम है, वहाँ पे आप 5-6 को लेके गए, 7 को ले गए, तो वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है एक तरह से, है ना। वहाँ पे जहाँ 2 लोग का काम, वहाँ 4 आदमी काम कर रहा है, तो गलत है ना। हाँ, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखता नहीं है, ये छिपी हुई बेरोजगारी होता है, ये दिखता नहीं है किसी को कि ये भी बेरोजगारी, लेकिन ये भी बेरोजगारी बच्चों। अगर वो 3 लोग कहीं बाहर जाके काम करते, किसी अन्य खेत में काम करते या किसी अन्य जगह जाके काम करते, तो उसको पैसा मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना जी। ठीक है, तो अब यहाँ 5 लोग जो एक ही में अटका हुआ है, तो गलत है ना। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, ये छिपी बेरोजगारी जो लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। ठीक है, हाँ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव
को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, तो ये मानव पूंजी है बच्चों, ठीक है। शिक्षा भी हम दे रहे हैं मानव को, स्वास्थ्य भी कर रहे हैं, तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? मानव पूंजी है ना। मानव संसाधन में काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग 81 नंबर सवाल में देखते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन वंशानुगत हो? नहीं, गलत है, ठीक है। वंशानुगत मतलब कि वो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा बनेगा, इस तरह तो नहीं ना है लोकतंत्र में, नहीं है। लोकतंत्र धन बल का प्रयोग हो, ठीक है, ये भी नहीं है। धन, अगर बहुत ज़्यादा धन है तो तुम राजा बन जाओगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, चुनाव है लोकतंत्र नहीं, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, ठीक है। लेकिन आजकल यही कहीं ना कहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि पैसा है, बांट दिया जा रहा है, बस उसी को वोट मिल रहा है ना। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत है। जनता शासकों का चुनाव करती है, ये सही है बच्चों, ठीक है। लोकतंत्र में ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 282 नंबर में, चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो कम्युनिस्ट पार्टी को है बच्चों, ठीक है। का नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। जिम्बाब्वे की कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो जिम्बाब्वे जो स्वतंत्र हुआ बच्चों, ठीक है, वो आपका 1980 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये जिम्बाब्वे के थे बच्चों, ये भी याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो जिम्बाब्वे के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, नेशनल मंडेला, जैकब जुमा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों, वो नेशनल मंडेला थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है इसमें? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। हाँ, तो ये सही बोल रहा है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है, ये भी सही कह रहा है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा को नहीं बताता, ये गलत कह रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है, ये ठीक बता रहा है। लेकिन ये जो गा है ना, ये ऑप्शन जो है गलत है, ये असत्य है, तो यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही असत्य बोला है कि कौन सा असत्य है ना। आगे देखते हैं हम लोग 287 नंबर सवाल। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए? ठीक है, तो ये आपका जुलाई 1946, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी नहीं थे बच्चों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य, ठीक है। बाकी सभी थे, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो समानता तो है ही, स्वतंत्रता भी है, असहिष्णुता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 290 नंबर सवाल, ठीक है। यह आप लोग का लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है। हाँ, क्या है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, सही बोल रहा है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी है, ठीक है, ये भी थे एक समय में। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति कमेटी के अध्यक्ष, ये भी थे। इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य, ये गलत है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ जो इसका राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये था बच्चों आज का हम लोग का 80 सवाल, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन किए 211 से लेके 290 तक, ठीक है। तो बच्चों ये पूरे सीरीज को अगर आप देख लिए हैं, ठीक है, चारों से पार्ट को देख लिए हैं, तो अब मेरे बच्चों, ठीक है, दो चीज़ और देखिएगा आप लोग, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2020 का क्वेश्चन पेपर,
ठीक है। दोनों का वीडियो मैं बना दिया बच्चों, ठीक है। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2020 वाला देख लेना, उसके बाद 2022 वाला। बोलेंगे सर 2021 वाला आप क्यों नहीं दे रहे हैं, 2021 वाला भी दे दीजिए ना। अरे बाबू 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, 2021 में जो था ना एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोरोना काल चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो 2022 वाला और 20 वाला क्वेश्चन पेपर जरूर से याद से आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में शुरू में ही इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बच्चों आप लोग का 280 और वहाँ से फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग का तैयारी जो है सोशल साइंस का लगभग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लाइव करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। लाइव में आप लोग को टेस्ट लिए जाएंगे और भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमें जो भी आएगा, ठीक है, वो आप लोग को डाल देंगे और वहां से भी आप लोग अपना सोशल साइंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर मैथ आप देखना चाहते हैं, ठीक है, मैथ का, साइंस का, तो इसका सारा मॉडल पेपर आप लोग को करवा दिया गया बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया गया है, ठीक है। हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, जाकर देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देखें आप लोग, ठीक है। और अपना 2023 एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं, ठीक है, यादगार बना दे इसको कि हाँ इस एग्ज़ाम में तैयारी किए थे और नंबर भी ले आए थे, ठीक है। और मैं आप लोग का हमेशा साथ हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए आज हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, आज हमारा तो सब्सक्राइब थोड़ा कम है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ठीक है। ऐसा कर दो बच्चों कि बस 1 मंथ में हमारा 100 के पहुँच जाए, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग और इतना पहुँचा दो, ठीक है। रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोग का, ठीक है। अगर हमारा आपका वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सभी कोने कोने तक, झारखंड का, बिहार का कोने कोने तक पहुंचा दो बच्चों हमारा इस वीडियो को, ठीक है। और सारे वीडियो को हमारा शेयर करो, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग ना सपोर्ट करेंगे तो कौन करेंगे बच्चों, ठीक है। आप ही लोग को तो करना है सपोर्ट, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप 9th से 10th में जाते हो तो 10th का भी तैयारी आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों, ठीक है। और ये दोनों को जरूर देख लेना, ठीक है। 2020 वाला और 2022 वाला ज़रूर से देख लेना ये दोनों को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।